वाटर कूलिंग सिस्टम। कल हमने पढ़ा था क्या, एयर कूलिंग सिस्टम। वहाँ पर कूलिंग का माध्यम क्या था, हवा, हवा की बौछार। जब वाहन आगे को चल रहा होता है तो उस पर उसके आकार के बराबर हवा उस पर दबाव डालती है और यह उसके गति के स्क्वायर के बराबर होती है, वेग के स्क्वायर के बराबर होती है। वाटर क्या है, एयर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग का माध्यम क्या है, हवा। और कोई भी वस्तु चल रही है, कोई भी मशीन, ऑटोमोबाइल चल रहा है तो वह अपने आकार के बराबर हवा हटा रहा है और वो हवा उसकी बॉडी से टकरा रही है, ठीक है। इसीलिए विंड शील्ड रखी जाती है कारों में, ताकि वो हवा अंदर यात्रियों को ना पड़े जब ज़्यादा स्पीड में पड़ेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वो वायु प्रतिरोध भी उसके वर्ग के बराबर बढ़ता जाएगा, v स्क्वायर होगा, ठीक है। पर उसकी बाउंडेशन थी, लिमिट्स थी। सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए तो ठीक है, मोटरसाइकिलों के लिए ठीक है वो, क्योंकि बाइक को कंफर्टेबल बनाना है और ज़्यादा भारी भी नहीं बना सकते। उस पर रेडिएटर आजकल की मल्टी सिलेंडर मोटरसाइकिलें भी यूज हो रही हैं, हार्ले डेविडसन है, BMW है, इनकी 3-4 सिलेंडर की बाइक भी यूज हो रही है, उनमें वाटर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। पर एक जनरल एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल बनाने के लिए उसको, ताकि हर कोई उसे खरीद सके और अपने आवागमन के लिए उसको एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सके। पर जो मल्टी सिलेंडर इंजन हैं, जैसे जैसे इस सिलेंडरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो पावर स्ट्रोक में पैदा होने वाली हीट भी बढ़ती चली जाएगी। और जितनी भी हीट इंजन है वो चाहे ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल में यूज हो रहे हैं वो सिलेंडर कैसे हैं, वो इंजन कैसे हैं, वो इंटरनल कंबशन इंजन हैं। वो सारे इंजन कैसे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन है, जहाँ फ्यूल इंजन के अंदर जल रहा है और उस फ्यूल का ओनली 25 to 35% हीट जितनी भी जनरेट हो रही है उसका ओनली 25 to 35% ही मैकेनिकल वर्क के लिए कन्वर्ट हो रहा है। यानी क्रैंकशाफ्ट पर जो कार्यकारी बल मिल रहा है वो टोटल हीट जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, पेट्रोल इंजनों में 1375 डिग्री सेंटीग्रेड और डीजल इंजनों में वह 1800 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा तापमान है, पर वो बहुत जल्दी ही डाउन भी हो जाता है, क्योंकि जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो सारा का सारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर जब चल रही है तो उसमें हवा भी टकरा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो टेम्परेचर एकदम से डाउन भी हो जाता है। परंतु फिर भी उसे इतना करना है कि एक नॉर्मल तापमान पर बनाए रखना। नॉर्मल तापमान क्यों जरूरी है, यदि इंजन नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन हो जाएगा तो फ्यूल का वेपोराइजेशन ठीक नहीं हो पाएगा। जो फ्यूल वेपोराइज हो रहा है, चाहे पेट्रोल वेपोराइज हो रहा है, ऑटोमाइज किया है उसको, तो वो थोड़ा सा गर्मी होगी तो उसका वाष्प बनेगी, वेपर बनेगा, उसे चलाने में आसानी होगी। डीजल फ्यूल का भी स्प्रे हो रहा है तो उसकी प्रॉपर वो कैसे मिस्ट की शक्ल में होना चाहिए, यानी वो भाप की शक्ल में होना चाहिए। जब ठंडा हो जाएगा तो वो जमने लगेगा, तो उससे कंबशन में प्रॉब्लम आएगी। इंजन फिर हंटिंग करने लगेगा, नॉकिंग करने लगेगा, डीजल नॉक होगी और प्री इग्निशन डेटोनेशन होगी, ठीक है, पेट्रोल इंजनों में। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंजन के तापमान को, एक कार्यकारी तापमान को बनाए रखना। यह है कूलिंग सिस्टम का उद्देश्य। कूलिंग सिस्टम का उद्देश्य यह नहीं है कि इंजन को ठंडा करना, नहीं, क्या है कि एक इंजन के एक कार्यकारी तापमान को बनाए रखना। एयर कूलिंग के समय मैंने बताया था कि किस किस तरह से हीट कंज्यूम होती है, ट्रांसफ़र होती है। जो मैक्सिमम हीट है फुल लोड पे वो 35% मैकेनिकल वर्क के लिए मिलती है क्रैंकशाफ्ट पे, 25% सिलेंडर वॉल्स में चली जाती है, 30% एग्जॉस्ट गैसों में चली जाती है। एग्जॉस्ट गैसों में हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है वो भी। तो इस तरह से, और 10% जो होती है फ्रिक्शन लॉसेस, मिसफायरिंग और रेडिएशन से हो जाती है। पर रेडिएशन से जो एयर कूलिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि द कूलिंग रेट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वार्म सरफेस। जो गर्म स्थान है जहाँ से हीट को रिमूव करना है, उस एरिया का, उसका सरफेस एरिया कितनी हवा के संपर्क में आ रहा है।
तो यहाँ पर वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या किया है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो यहाँ पर वाटर यानी पानी यूज किया गया है जो सर्वसुलभ है, हर जगह उपलब्ध है। वो पानी के अंदर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे गुण होते हैं, पानी कहीं का सॉफ्ट होता है, कहीं का हार्ड होता है, और पानी के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि वो जंग लगा देता है। इसीलिए जो आजकल की गाड़ियां हैं, जो मॉडर्न इंजन हैं, वहाँ पर वाटर कूलिंग के लिए एंटीफ्रीज मिक्सचर, जिसे कूलेंट कहते हैं, एंटीफ्रीज मिक्सचर मिला दिया जाता है। एंटीफ्रीज मिक्सचर मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो रेडिएटर की नालियों में जंग नहीं लगता, वाटर जैकेट्स में जंग नहीं लगता, और वह जमता नहीं है, कम तापमान पर वह जमता नहीं है। पानी के साथ दिक्कत क्या है कि वो 0 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है, 4 डिग्री से ही शुरू हो जाता है जमना, 0 डिग्री पर जाने तक वह जम जाता है, पर इट्स डिपेंड ऑन द उसका वॉल्यूम कितना है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में जो कूलिंग मीडियम है, जो ठंडा करने का माध्यम है, वह है पानी या कूलेंट। आजकल उसको बोला जाता है कूलेंट। कूलेंट इसलिए बोला जाता है कि 50% उसमें पानी है और 50% उसमें एंटीफ्रीज मिक्सचर है। वो ग्लाइकोल बेस्ड है, जो यूज होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल है नहीं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर उसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलाते हैं, ठीक है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम का मुख्य जो मीडियम है वह है पानी। अब ये पानी किस तरह से इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और कैसे ये कार्य करता है, आज का जो टॉपिक है वो वाटर कूलिंग सिस्टम, इट्स टाइप्स, द कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स, वर्किंग एंड देयर यूजेज। तो वाटर कूलिंग सिस्टम का जो मेन मीडियम है वह है पानी। अब इसके टाइप्स में आते हैं। वर्किंग में जाने से पहले, बहुत पहले शुरुआती में जब ऑटोमोबाइल बना था, यानी 1940 तक ये वाला सिस्टम चला था जिसको कहते थे थर्मोसाइफन सिस्टम। साइफन सिस्टम वाटर का एक पानी अपना स्तर को बनाए रखता है। ये हाई स्कूल में प्रैक्टिकल कराते थे कि यू ट्यूब में, यानी इस तरह की ट्यूब में पानी भर के, इसमें पानी भरा जाए खोखली ट्यूब में, तो पानी अपना लेवल दोनों में बराबर लेवल पे तक पानी चढ़ेगा। ये नहीं कि ये नीचे और ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी प्रिंसिपल पर ये थर्मोसाइफन सिस्टम कार्य करता था वो, इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। इसमें एक रेडिएटर इसी तरह का होता था जैसे आजकल के रेडिएटर होते हैं। रेडिएटर, उसका नाम है रेडिएटर। रेडिएटर कहाँ से बना? रेडिएशन से। जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित 3 प्रकार से हो सकती है। एक कंडक्शन के द्वारा, एक कन्वेक्शन के द्वारा, संवहन के द्वारा, और तीसरी रेडिएशन के द्वारा। तो इसमें रेडिएटर का काम है रेडिएशन के द्वारा कूलेंट को ठंडा करना। इसका अपर टैंक काफ़ी बड़ा इसमें रेडिएटर चाहिए होता था, यानी इंजन के सिलेंडर हेड से ऊंचा, ताकि पानी उसके अंदर जब डालेंगे और जब इंजन सिलेंडर से पानी घूमकर आएगा तो यह इसके हेड तक, अपर टैंक तक या हेडर टैंक तक पहुंच जाए। ये जो ऊपर वाला टैंक है इसको कहते हैं हेडर टैंक। ये साथ में लगी रहती है एक कैप। इस कैप को खोल के इसके अंदर कूलेंट भरा, इन नालियों से ये कूलेंट सब निचले वाले लोअर टैंक में चला गया। यहाँ लिखा हुआ है ये अपर टैंक, ये लोअर टैंक, ये रिजर्वायर, ये पंप सर्कुलेशन सिस्टम का है। इधर देखो, जब ये पानी इन नलियों से नीचे लोअर टैंक में चला गया, लोअर टैंक से ये इंजन के अंदर गया। इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट्स दिखाए थे, शाम को फिर देखेंगे और वहीं से पानी का प्रवाह भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पानी इस तरह से जाकर सिलेंडर हेड में क्यों जाता है? क्योंकि कंबशन चैम्बर को ठंडा रखना है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व के साथ 30% हीट जा रही है, एग्जॉस्ट वाल्व को भी वह इफेक्ट डाल रही है। तो 700-750 डिग्री एग्जॉस्ट वाल्व का भी टेम्परेचर रहता है जब इंजन चल रहा होता है। जब वाल्व बैठता है तो वो अपनी हीट को वाल्व सीट को ट्रांसफ़र कर रहा है,
वाल्व सीट कहाँ है? सिलेंडर हेड में है। वाल्व का फेस सिलेंडर अपनी सीट पे बैठा हुआ, वो फेस एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। वो इसलिए होता है ताकि गुड सीलिंग प्रदान करे और वो हीट ट्रांसफर भी करे। वाल्व की हीट सिलेंडर हेड में चली जाती है, तो सिलेंडर हेड को ठंडा करना भी आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो वाटर सर्कुलेशन जो है इंजन ब्लॉक, लोअर टैंक इंजन ब्लॉक से सिलेंडर हेड और वापस आकर अपर टैंक में चला जाता था। इसमें किसी में यहाँ पर एक फ़ैन लगाया जाता था। इस फैन का ये क्रैंक पुली से ड्राइव लेके, यानी क्रैंक के साथ एक वी बेल्ट लगाकर और ऊपर फैन पुली लगाकर उसे आपस में वी बेल्ट से एक चला सकते हैं। तो इस फैन का काम होता था वायुमंडल की हवा को खींचना। जब वायुमंडल से हवा खींचती, इसके अंदर पानी वाटर का सर्कुलेशन इस तरह से हुआ, तो जब वाहन चलता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस पड़ती है, विंड रेजिस्टेंस पड़ती है, तो वह हवा इससे टकराती है। पर फिर भी ज़्यादा मात्रा में हवा इसको चाहिए ताकि रेडिएशन के द्वारा इन ट्यूबों से जो भी जल नीचे लोअर टैंक को आ रहा है उसे ठंडा करने के लिए इनमें यहाँ पर इस तरह से फिन्स लगी रहती हैं। अभी मैं तुम्हें रेडिएटर दिखा रहा हूँ, उसको पूरा सब कुछ बता रहा हूँ उसी में। तो इन फिन्सों के साथ जब हवा टकराएगी तो इस की गर्मी, जो कूलेंट की गर्मी को अपने साथ लेके जाएगी। ये जो फ़ैन होता है, ये फ़ैन ऐसा होता है कि ये हवा को अपनी तरफ खींचे ताकि वायुमंडल की हवा इन ट्यूब से जो गर्म पानी निकल रहा है उनकी एनर्जी को लेकर निकल जाए। तो वो एनर्जी इंजन कंपार्टमेंट पे भी ना आए, पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी ना आए। इसके लिए जो व्हीकल की जो कारें हैं, चाहे ट्रक हैं, चाहे बस हैं, उनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो हवा इंजन ब्लॉक से टकराते हुए नीचे से ही बाहर निकल जाए। वो हवा ड्राइविंग कंपार्टमेंट में नहीं आनी चाहिए या पैसेंजर कंपार्टमेंट में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पैसेंजर जो अंदर बैठे हुए हैं वह भी गर्मी से परेशान हो जाएंगे, ड्राइवर खुद परेशान हो जाएगा। और जो कुछ सामान रखा होगा उसके अंदर, जब कच्चा सामान लेके जा रहा है, फल या कुछ और चीज़ें लेके जा रहा है, तो वो भी खराब हो जाएंगी। इसलिए विंड टनल का होना भी उसमें नीचे ज़रूरी है। ठीक है, वो बॉडी डिजाइनिंग का पार्ट है। तो ये सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे क्योंकि ये नेचुरल फ्लो पे चलता था और पानी जब गर्म हो जाता है तो फिर उसका घनत्व कम हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, पानी उड़ भी जा रहा था। तो ये, और फिर इसमें रेडिएटर का आकार काफ़ी बड़ा रखना पड़ रहा था, तो प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे को बढ़ती गई तो जो कमियां होती हैं उनको धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। तो अब इस पर ज़्यादा बात करनी, तो अभी ये कई जगह जो गाँव में चक्कियाँ लगी हुई हैं डीजल इंजन से काम कर रहे हैं, उनने इस तरह, वो लोग इस तरह का कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। उसमें रेडिएटर थोड़ा उस इंजन से ऊपर लगाया रहता है और उसमें निरंतर पानी की सप्लाई होती रहती है। ठीक है, ये तो गाँव में कोई चक्की चलाता हुआ तुम्हें दिख जाएगा, तो वहाँ पर इस तरह के वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, थर्मोसाइफन का। इसलिए भी मैंने, अभी वहाँ पर जाकर आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है सब, तो वो भी इसी को फिर एडवांसमेंट हुई। यहाँ पर नया जो सिस्टम अभी यूज हो रहा है वह है पंप सर्कुलेशन सिस्टम। यहाँ पर पानी को पंप करने के लिए एक वाटर पंप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? वाटर पंप। वाटर पंप का काम है कि पानी को पंप करेगा। इससे फायदा क्या हुआ? रेडिएटर का आकार छोटा हो गया। अब हम मन चाहे आकार में रेडिएटर कार का डिजाइन कर सकते हैं, बसों के डिजाइन कर सकते हैं, ट्रकों की डिजाइन कर सकते हैं। वो सामने ऊंचा रखना है वाली बाउंडेशन खत्म हो गई। अब रेडिएटर का आकार छोटा हो गया, कूलेंट की मात्रा भी कम हो गई। रेडिएटर का आकार छोटा हो गया, कूलेंट की मात्रा भी कम हो गई। का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो ओवरऑल वेट है GVW के पूरा उसका जो डेड वेट है उसमें कमी आ गई, हल्का हो गया ऑटोमोबाइल। तो जब हल्का होगा तो फ्यूल भी कम खाएगा और अन्य खर्चे भी कम होंगे। इसलिए, और आजकल का जो ऑटोमोबाइल है वह बिल्कुल बहुत सारे मोटर व्हीकल एक्ट्स जो कि भारत में हैं और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम
उसकी बाउंडेशनों को भी, उसकी लिमिट्स को भी, उनका भी पालन करना है, क्योंकि वह क्या है, वो कानून है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, मोटर वाहन कानून है, वो उनका पालन करना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण कानून है, ताकि जो ये ऑटोमोबाइल है यह वायुमंडल को प्रदूषित ना करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम से कम हो, ताकि एग्जॉस्ट गैसों में जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनका भी ट्रीटमेंट हो, और जो बाहर निकले वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड हो, और NOx और CO2, NOx कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर्स आदि बिल्कुल भी ना निकले। ठीक है, इसलिए इंजन के तापमान को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। नियंत्रित फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का वेपोराइजेशन सही हो, पर लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी भी बनी रहे। विस्कोसिटी होता है लुब्रिकेंट का या किसी लिक्विड का वह गुण जो उसके बहाव में बाधा डालता है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वो लुब्रिकेंट का बहाव कम होगा, मतलब कि ऑयल प्रेशर लो रहेगा, वो सिलेंडर हेड तक, रोकर आर्म तक नहीं पहुंच पाएगा, तो रोकर आर्म और वाल्व टिप के बीच घिसावट होगी, वाल्व का स्टेम घिसेगा, इंजन के सिलेंडर वॉल में पूरी प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगी, वहाँ भी घिसावट होगी, क्रैंक में भी घिसावट होगी, हर जगह पर घिसावट होगी। लुब्रिकेंट का काम क्या है कि दो आपस में रगड़कर चलने वाले पार्टों के मध्य एक पतली सी ऑयल की फिल्म बनाना। वो फिल्म मोटी हो जाएगी तो फिर कंप्रेशन पुअर हो जाएगा, इंजन की पावर कम होने लगेगी और फ्यूल अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि ऑयल की विस्कोसिटी भी जितनी है जो रिकमेंडेड है उतनी रहे। ठीक है, और जो पानी है वो जमे भी ना। पानी के साथ एक और दिक्कत क्या है कि ज़्यादा लोअर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो जमना भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंजन का एक निर्धारित तापमान बनाए रखा जाए। तो जो भी कमियां थी थर्मोसाइफन सिस्टम में, उन्हें पंप सर्कुलेशन सिस्टम में दूर कर दिया गया। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो है मेन एक रेडिएटर जिसमें कि कूलेंट भरा जाता है। इस कूलेंट को इंजन पाइप के साथ इसका कनेक्शन बनाने के लिए होते हैं रबर के हॉज पाइप्स, जो कि हॉज क्लिपों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये अपर टैंक से जुड़ गया, ये थर्मोस्टेट वाल्व से जुड़ गया। ऐसे ही लोअर टैंक से वाटर पंप को जोड़ दिया गया। तो ये हॉज पाइप हैं, ये गर्म होंगे, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ से पानी लीक हो जाएगा। इसको लीकेज को रोकने के लिए ये हॉज क्लिप से ये पूरी तरह से टाइट कर लिया जाता है। यहाँ कूलेंट भरा जाता है। इसको पंप करने के लिए एक वाटर पंप यूज होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। मैंने यहाँ का व्यास ज़्यादा दिखा रखा और यहाँ का कम दिखा रखा है, ताकि जो पानी उसमें आया वो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके आगे भेज दे, थोड़ा प्रेशर बना ले पानी का। जब इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन प्रेशर इंक्रीज, जब वेग कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है। तो ये पानी फिर अंदर जाकर सिलेंडर लाइनर हैं ये, इसके चारों तरफ खाली स्थान है जहां ये पानी सर्कुलेट करता है। ये कूलेंट ऐसे सर्कुलेट करता है और ऊपर सिलेंडर हेड को भी निकलता रहता है। सिलेंडर हेड जब दिखाया था मैंने और ब्लॉक भी दिखाया था, वहाँ ऑयल भी डाला था, आज पानी डालेंगे। ठीक है, तो कौन सा रास्ता पानी का है और कौन सा रास्ता ऑयल का है? ऑयल भी उसके अंदर जाना है, उसने विभिन्न पार्टों को लुब्रिकेट करना है, ऊपर रॉकर आर्म को लुब्रिकेट करना है। रॉकर आर्म जिस पोस्ट पे बैठी खड़ी है, बांध रखा है, उसको कस रखा है, और जो बियरिंग है उसके बुश बियरिंग, उनको भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ ऑयल भी चलना है, और अंदर एग्जॉस्ट वाल्व के आसपास और कंबशन चैम्बर के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है उनको ठंडा भी करना है। तो सिलेंडर हेड में पानी भी चल रहा है और उसके बाहरी सतह में ऑयल भी चल रहा है, और रास्ते वो सिलेंडर हेड के अंदर से ही हैं। ये ऑयल और पानी आपस में मिक्स ना हो, इसके लिए सिलेंडर हेड गैसकेट यूज किया जाता है। गैसकेट क्या है? सीलिंग डिवाइसेज हैं। ठीक है,
तो ये वाटर पंप है, अंदर ये वाटर जैकेट्स हैं। ऐसे ही वाटर जैकेट्स सिलेंडर हेड में भी बने हुए हैं। ये है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट यह एक निर्धारित तापमान को बनाए रखता है। थर्मोस्टेट वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखना। जैसे ही यह तापमान कार्यकारी तापमान से अधिक होने लगे, ये खुलना शुरू हो जाए, अन्यथा यह बंद रहे। कई इंजनों में, जैसे इंजन हैवी होता चला जाता है, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 6 सिलेंडर या 4 सिलेंडर हैवी भी, तो कई बार यहाँ पर से एक बाईपास लाइन होती है जो कि वाटर पंप को जाती है। इसमें भी इंजन के आगे एक फैन होता है जो कि वी बेल्ट से ड्राइव लेता है। वो ड्राइव लेता है वी बेल्ट से, क्रैंक पुली से ड्राइव लेता है वी बेल्ट के द्वारा। वो जो वी बेल्ट है वह क्रैंक ये फैन पुली को भी चला रही है और अल्टरनेटर को भी चला रही होती है, तब वो उसका आकार वी का हो जाता है ऐसे, इसलिए इसको कहते हैं वी बेल्ट। ठीक है, यानी यहाँ क्रैंक पुली है, यहाँ पर अल्टरनेटर है और यहाँ पर वाटर पंप है। ठीक है, तो इस तरह से यह, जब हम इसके पार्ट से समझ में आ गए, ये रेडिएटर है, ये वाटर पंप है, ये थर्मोस्टेट वाल्व है, पर इट सेल्फ रेडिएटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं। रेडिएटर क्या है? ये रेडिएटर है, यह इंजन के आगे फिट होता है, यानी वाहन के आगे फिट होता है। भारतीय वाहनों में यह सब आगे फिट होता है। इसको लगाने का पंप सर्कुलेशन का एक और फायदा हुआ, जो कारें हैं, कारों में इंजन इस तरह से लगा रहता है, और जो ट्रक होते हैं, ट्रक में ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा। जो भी रियर व्हील ड्राइव है उसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। इसमें कैसा है? कारों में थोड़ा सा, कारों में जगह नहीं है आगे, तो इसलिए इंजन को तिरछा रखा गया। अब रेडिएटर को कहीं भी रखें, पंप सर्कुलेशन सिस्टम में यह फायदा है कि जैसा सिस्टम अलाउ कर रहा है हम उस तरह से रेडिएटर को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडिएटर का अपर टैंक है। कैसा टैंक है? अपर टैंक है। और ये वाला है लोअर टैंक। दिख रहा है सबको? ये अपर टैंक और ये लोअर टैंक। अपर टैंक और लोअर टैंक पतली पतली नालियों से मिले हुए हैं। ये बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये नालियां हैं। यहाँ से नहीं तो अंदर से देखो, दिख रही हैं? ये आपस में ये नालियां हैं। क्यों हैं? ताकि हम जो भी कूलेंट है, जो भी ये अपर टैंक में भरेंगे, वो इन नालियों के द्वारा सीधे लोअर टैंक में चला जाए। तो अब इसके अंदर जो भी कूलेंट आएगा वो लोअर टैंक में भी भर गया और अपर टैंक तक भी भर गया। अब चलने में ये पानी गर्म होगा, गर्म होकर ये निकले ना, तो इसके लिए ये ऊपर से एक इसकी रेडिएटर कैप होती है, पर यह साधारण कैप नहीं है, इसे कहते हैं प्रेशर कैप, रेडिएटर प्रेशर कैप। अब ये जो नालियां हैं, जब पानी यहां से जाएगा, ये है इसका लोअर टैंक का कनेक्शन। यहां भी हॉज पाइप लगकर ये वाटर पंप के साथ लग जाता है, और यहां हॉज पाइप लगकर ये थर्मोस्टेट वाल्व से लग जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे ये चित्र में दिखाया है। समझ गए? अब ये जो नालियां हैं, ये रेडिएटर क्या कर रहा है? रेडिएशन के द्वारा ठंडा कर रहा है, यानी जो हवा इससे टकरा रही है उसी से यह ठंडा कर रहा है। और फैन इसमें भी लगा है। फैन एक तो हवा जब वाहन आगे को चल रहा है तो उसके विपरीत दिशा में उस पर हवा दबाव डाल रही है, हवा वैसे भी पड़ रही है, फिर भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने पर हवा चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा हवा खींचकर इसके अंदर जो ट्यूबों के द्वारा जो कूलेंट बह रहा है उसको ठंडा कर सके। इसके लिए फैन जरूरी है अंदर से। ठीक है, तो और ये ट्यूबें सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हवाएं टकराकर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने साथ लेकर जाए, इसके लिए इन ट्यूबों को इन फिन्स के द्वारा जोड़ा गया है। इसका जो ये मेटल है ये कॉपर है। ये कॉपर ट्यूबें होती थी, ये ब्रास का अपर ट्यूब होती थी, पर आजकल के जो रेडिएटर हैं उनमें कईयों में अपर ट्यूब जो है
प्लास्टिक की भी हो सकती है, कईयों में एल्यूमिनियम एलॉय की भी हो सकती है, ताकि इसके भार को कम से कम किया जाए। इसका भार कम होगा। डाउन साइज का इंजन है, हमने देखा कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स को हम बोर डाया को बढ़ा के नंबर ऑफ सिलेंडर्स को कम कर सकते हैं। क्या था वो करवाने का, वो कैलकुलेशन कराने का मतलब क्या था कि जब हम इंजन सिलेंडर के बोर डाया को डबल करते हैं तो उसका पावर आउटपुट 4 गुना बढ़ जाता है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को बढ़ाते हैं तो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ता है। पर यदि लेंथ ऑफ स्ट्रोक और बोर डाया दोनों को बढ़ा देते हैं तो पावर आउटपुट 8 गुना बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से इंजन का जो साइज है वो बढ़िया तरीके से उसको निकाला जा सकता है। उसके बाद उस हिसाब के इंजन बनते हैं और उसके कूलिंग सिस्टम में कितनी हीट ट्रांसफ़र के लिए कितना मास फ्लो चाहिए एयर का, वो सब की कैलकुलेशन होती है। ये सब तुम अगली जब अभी ये चीज़ें समझोगे तब आगे इन चीज़ों को समझ पाओगे कि कितना पानी अंदर जाना चाहिए, इसका रेट क्या होना चाहिए, किस रेट से पंप फोर्स फीड करना चाहिए इंजन के अंदर, कितना पानी फीड करना चाहिए, वो बात की बातें हैं। ठीक है, वो तब समझ में आएंगे जब ये तुम्हारे समझ में आ रहा है कि हीट को किस तरह से इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना है, कितनी अंदर रखनी है। ये बेसिक चीज़ें अभी बतानी है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। ये जो कूलेंट में हीट आई है, जो इंजन की हीट को ये लेके आया है संवहन के माध्यम से, वह रेडिएशन के माध्यम से वायुमंडल की तरफ चली जाए। अब जो भी हवा इससे टकरा के जा रही है वो गर्म है, परंतु वो इंजन के तापमान से ठंडी है। इंजन का तापमान यहाँ के तापमान से ठंडा है, तो वो इंजन को भी ठंडा करते हुए वो हवाएं निकल जाती हैं। जो अंदर विंड टनल बनाई जाती है वो बहुत सोच समझ के उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है कि किस तरह से हवा पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी न जाए, ड्राइविंग कंपार्टमेंट में न जाए, अंदर पैसेंजर या गुड्स कोई भी गर्म हवा के कारण खराब ना हो। ठीक है, तो ये जो ट्यूबें हैं जो आपस में इनके साथ जुड़ी हैं, इन्हें कहते हैं फिन्स। और ये अपर टैंक और लोअर टैंक आपस में जुड़ा रहता है ट्यूब के द्वारा। ये लोअर टैंक से ही पानी की सप्लाई होती है, क्योंकि इसके अंदर जब पानी होगा वाटर इक्वल से इट्स लेवल, तो इस पानी में हम कोई भी पंप ना लगाएं तब भी पानी को कहीं भी डालें तो वो यहाँ तक चढ़ेगा, यहाँ तक का लेवल वो बना के रखेगा। ये सिद्धांत है, इसको खुद भी चेक कर सकते हो, प्रयोग करे बगैर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जब तेज़ हवाएं इससे सामने से टकरा रही हैं तो जो भी गर्म पानी इसमें गिर रहा है वो हवाएं फिर इस पानी की गर्मी को अपने साथ लेकर चली जा रही हैं, इसीलिए इसका नाम रेडिएटर है। ये पूरी कहलाती है कोर। अगर हम इसमें से इस फिन्स को निकाल दें तो ये सारी क्या है, एक कोर है जिसमें अपर टैंक और लोअर टैंक पाइप्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। और उन पाइपों की गर्मी को लेने के लिए, उन पाइपों की जो गर्मी है उसके अंदर का जो कूलेंट की गर्मी है, वो कूलेंट हीट फ्लो कैसे होगा, हमेशा अधिक से कम की तरफ। कूलेंट अधिक गर्म है तो वह अपनी गर्मी पाइप को दे देता है। अब पाइप से वो गर्मी जल्दी से बाहर निकले तो ये फिन्स वो गर्मी ले लेते हैं, और हवा जब इनसे टकराती है तो ये अपनी सारी गर्मी हवा को दे देते हैं। इस तरह से यह पूरा सिस्टम में इस तरह से यह कूलिंग करते हैं, यानी कूलेंट को ठंडा करते हैं। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार इसको समझने की कोशिश करो। इस जगह पे कूलेंट भरा हुआ है। कूलेंट नेचुरली ये वाटर टैंक तक भी, वाटर पंप तक भी पहुंचा हुआ है। वाटर पंप के इनलेट से ये वाटर पंप के अंदर चल गया। अब इंजन को स्टार्ट करेंगे तो ये जो वाटर पंप है ये क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव ले रहा है बेल्ट के द्वारा। इसने क्रैंक शाफ्ट ने चली तो उसने वाटर पंप को भी चलाया। अब ये वाटर पंप सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, जो भी पानी इसके सामने आया हुआ है इसने इसको तेजी से इंजन सिलेंडर के अंदर भर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया उसका। प्रेशर बढ़ने से वो सारा जो भी कूलेंट है वो इस सिलेंडरों के चारों तरफ घूमता हुआ सिलेंडर हेड के रास्ते निकला और यह थर्मोस्टेट वाल्व तक पहुंच गया। थर्मोस्टेट वाल्व तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि इंजन का तापमान अधिक नहीं होगा, कार्यकारी तापमान अधिक नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है इसका ओपनिंग पीरियड होता है, मतलब इसकी एक रेट है कि ये जो बेलो टाइप का थर्मोस्टेट है यह 70 डिग्री से 85 डिग्री तक में खुलेगा।
ये इस टाइप का थर्मोस्टेट वाल्व है। ये अभी देख रहे हो ना, यहाँ ये सरफेस बंद है, एकदम बंद है। मैंने आगे भी तुम्हारे आगे इसको भेजा था कि इसे गौर से देख लो। इसके अंदर ये एक बेलो है, ये इसके अंदर एक इस तरह की केमिकल भरा हुआ है, ईथर है और कुछ भी हो सकता है ऐसा, जो कि 70 से 85 डिग्री पर ही वो बॉईल हो। और इसे इस स्प्रिंग ने, ये हाई टेंशन स्प्रिंग ने इसको दबा के रखा हुआ है। ये फुल अपने साइज में है अभी, और ये वाल्व यहाँ बंद है। जैसे ही तापमान 70 डिग्री को एक्सीड करने लगेगा तो इसके अंदर जो केमिकल है वो बॉईल होना शुरू होगा, और इसके अंदर ये सील्ड है तो वह दबाव डालेगा। उस दबाव के कारण ये स्प्रिंग दबेगी और यहाँ वाल्व खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाल्व जब खुलेगा तब पानी इस रास्ते से निकलकर ये अपर टैंक में आएगा। इस हौज के द्वारा ये सीधे अपर टैंक में आएगा। अब इसका ओपनिंग टेम्परेचर कितना बोला मैंने? 70 से 85 डिग्री। चेक करते हैं अभी। ठीक है, हमारे पास ये टेम्परेचर गेज है, ये अभी क्या दिखा रहा है? 60 डिग्री, क्योंकि वैसे हमने पहले से पानी को गर्म कर रखा है इमर्सन रॉड के द्वारा। तो अभी हम टेम्परेचर गेज को इसके अंदर डाल रहे हैं और इस थर्मोस्टेट वाल्व को भी इस पानी में डुबा के देखते हैं कि ये कितने देर में खुलना, किस तापमान पर ये खुलना शुरू होता है। स्टार्ट है, क्रैंकशाफ्ट चल रही है, वाटर पंप भी चल रहा है और ये सारा कूलेंट इंजन के अंदर पंप कर रहा है और वाटर सर्कुलेट होकर यहाँ तक आ रहा है। अब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़े तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक बाईपास टनल बना दी, उस रास्ते से पानी फिर वाटर पंप में आ गया कूलेंट और फिर इंजन के अंदर पंप हो गया। या कई इंजनों में जब तक थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता, जो आजकल के इंजन हैं उनमें एक पतले पाइप से वो पानी बाईपास से सीधे रेडिएटर में आता रहता है। ठीक है, यानी वो हॉज, मेन हॉज से ना आकर एक छोटे होल से रेडिएटर के अपर टैंक में आते रहता है, ताकि वो पानी फिर रेडिएटर में सर्कुलेट होकर ठंडा होकर कूलेंट फिर इंजन में जाता रहे। यदि ये पानी को नहीं निकालने देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले फटेंगे ये रबर हॉज। यही डेलिकेट आइटम है। सबसे पहले क्या फटेंगे? रबर हॉज। और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर ब्लॉक पर भी बात आएगी। इसीलिए इंजन सिलेंडर ब्लॉक में और हेड में मैंने कुछ बताया था तुम्हें, ब्रास का कुछ चीज़, क्या नाम लिया था उसका? सेफ्टी प्लग थे वो सेफ्टी प्लग इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि प्रेशर बढ़े तो सिलेंडर हेड फटने से या ब्लॉक फटने से बच जाए। वो ब्रास जल्दी से गर्म हो जाएगा, ब्रास की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से ढीला होकर बाहर निकल जाएगा और उस रास्ते से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। इसीलिए वो ब्लॉकों में और सिलेंडर हेड में वो सेफ्टी प्लग लगाए जाते हैं। तो फिलहाल जब ये पंप करके भेज रहा है, इस तरह से ये सर्कुलेशन चालू है। ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद अपर टैंक में आ रहा है, अपर टैंक से लोअर टैंक में जा रहा, फिर इंजन में जा रहा, फिर अपर टैंक में आ रहा। तो इससे रेडिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। जब प्रेशर बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो पानी के घनत्व में क्या होगी, उसके आयतन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, वेपोराइज होना शुरू होगा। तो इस प्रेशर के कारण ये रेडिएटर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका ना तो अपर टैंक फटे ना लोअर टैंक फटे ना इसकी ये ट्यूब्स फटें, इसे बचाने के लिए इसमें एक ये प्रेशर वाल्व है, इसका भी खुलने का एक प्रेशर है। ये 1.5 kg cm² भी हो सकता है, ये 0.5 kg cm² भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रेडिएटर एंड साइज ऑफ इंजन। इंजन का आकार कैसा है, इंजन का पावर आउटपुट कैसा, इंजन किस टाइप का है, नेचुरली एस्पायरेटेड है या वो टर्बोचार्ज्ड है, इस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। तो जब प्रेशर इसके अंदर बढ़ जाता है तो ये स्प्रिंग
दब जाती है। इस स्प्रिंग के दबने से यहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है और ये कूलेंट एक रिजर्वॉयर में चला जाता है। अब जो कूलेंट गर्म था, जो प्रेशर इसके अंदर बना था, वो प्रेशर एक रिजर्वॉयर में कूलेंट को ले गया। अब हमने इंजन को ठंडा किया, गर्म बंद कर दिया, या फिर चढ़ाई में चढ़ रहे थे तब गर्म हो गया इंजन, और फिर ढलान आ गया, ढलान में वाहन उतरने लगा, तो अब इंजन के ऊपर कम लोड है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, तो धीरे धीरे जो कूलेंट है वो ठंडा हो गया। पर यहाँ तो जो कूलेंट था वो तो यहाँ चला गया। अब जब अगर इधर कुछ नहीं रहेगा, कूलेंट कम रहेगा, या यहाँ का प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिफरेंशियल हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है और यहाँ का दाब कम है, तो इससे क्या होगा, अपर टैंक बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? वायुमंडलीय दाब उसको पिचका देगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इससे बचाने के लिए इसी रेडिएटर कैप में एक वैक्यूम रिलीफ वाल्व है, ये दिख रहा है, ये है वैक्यूम रिलीफ वाल्व। और ये जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है और ये रबर के साथ, ये है प्रेशर वाल्व। जब प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये स्प्रिंग दबी, जो कूलेंट था वो रिजर्वायर में चला गया। अब जब इंजन ठंडा हुआ, पूरा सिस्टम क्लोज्ड है, एकदम सील्ड है। यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस। इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर जो भी वैक्यूम क्रिएट होगी, उस वैक्यूम के कारण ये अपर टैंक और ये जो ट्यूब से हैं ये क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए इसके अंदर एक वैक्यूम रिलीफ वाल्व बनाया है। जो वैक्यूम इसके अंदर एक्ट करती है तो उस समय ये वाल्व खुल जाता है, ऐसे अपनी सीट से हट जाता है। और इसके हटने से, ये वाल्व के खुलने से, ऐसे नीचे की तरफ आने से, क्योंकि वैक्यूम क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो ये वाल्व ऐसे खुल जाता है, जिससे इस रिजर्वॉयर में गया हुआ सारा कूलेंट वापस अपर टैंक में आ जाता है। इस तरह से पूरा सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये रेडिएटर प्रेशर कैप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कूलेंट के संपर्क में रहती है, और कूलेंट में हो सकता है एंटीफ्रीज मिक्सचर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो रबर पार्ट्स पे नुकसान पहुंचाते हैं, वो कोरोजन कर सकते हैं, रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, यदि ये रबर कट फट जाए और ये वाला वाल्व, वैक्यूम वाल्व ठीक ढंग से कार्य ना करे, तो लगातार कूलेंट की कमी होनी शुरू हो जाएगी और तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा, मैंने इसके अंदर डाला था और इसका तापमान काफ़ी बढ़ चुका है। अब यह हो गया है लगभग 70 डिग्री। अब ये अपनी जगह से खुलना शुरू हुआ है। अभी देखते हैं 80 डिग्री पर जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा, फिर इसे खोलकर दिखाऊंगा। जैसे ही तापमान 80 डिग्री जाएगा तो ये थर्मोस्टेट वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है, और जो कूलेंट है, जो लोअर टैंक से वाटर पंप से इंजन ब्लॉक, वाटर जैकेट, सिलेंडर हेड, इन सबको कंबशन चैम्बर, एग्जॉस्ट वाल्वों को ठंडा करता हुआ इस थर्मोस्टेट वाल्व, क्योंकि अब खुल गया तो इस हौज के रास्ते से, सॉरी उसको उठा लेना, इस हौज के रास्ते से ऐसे यह अपर टैंक में आ जाता है। अब यहाँ थर्मोस्टेट वाल्व खुला तो वो कूलेंट इस रास्ते से अपर टैंक में आ गया। फिर जब ये अपर टैंक से नीचे लोअर टैंक की तरफ पाइप से होता हुआ गया तो हवा टकराई सामने से, फैन ने भी खींची। तो फैन चलाना हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो फैन इंजन के साथ लगा हुआ वो ड्राइव कहाँ से ले रहा है? वो ले रहा है क्रैंक से। तो क्रैंक शाफ्ट की एक पावर लॉस हो रही है। उस पावर लॉस को कम करने के लिए जो आजकल के कारें हैं
उनकी पावर को बढ़ाने के लिए और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को, पर्यावरण या एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए आजकल क्या है, इलेक्ट्रिकल फैन है, थर्मोफैन, ताकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तभी वो फैन ऑन हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकली ऑन होता है, जैसे ही तापमान कम हुआ वो बंद हो जाता है। इससे फायदा क्या हुआ कि जो क्रैंक से वी बेल्ट लगा के क्रैंक शाफ्ट से जो पावर लॉस हो रही थी वो खत्म हो गई। इस वजह से जो आजकल की कारें हैं वो ज़्यादा हाई स्पीड और हाई टॉर्क, उनको ज़्यादा पावरफुल हैं और उनकी फ्यूल इफिशिएंसी में भी फर्क आया, जिस वजह से कि वायुमंडलीय प्रदूषण भी कम हुआ। समझ गए? तो जैसे जैसे तापमान एक निर्धारित, थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या है कि एक निर्धारित तापमान को बनाए रखना। लगभग 80 डिग्री चला गया है तो यह थर्मोस्टेट वाल्व खुल गया है। दिख रहा? अब ये स्प्रिंग दब गई है और यहां से ये वाल्व खुल गया है। ये अब शाम के टाइम पर तुम्हें फिर एक बार इसको अपने हाथ से हर एक बच्चे को इसे टेस्ट करना है, ठीक है? इसे ठंडा करना बाहर निकाल कर, ताकि ये बंद हो जाए और उसके बाद फिर ऑन करना है स्विच को। तापमान जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाना है, रीडिंग नोट करनी है, कब ये खुलना शुरू हुआ वो टेम्परेचर नोट करना है, कब ये पूरी तरह से खुल गया वो वाला टेम्परेचर भी नोट करना है, ठीक है? इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।